आज हम लोग पढ़ेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो तत्वों के बारे में सर्वप्रथम सिद्धांत दिया किसने? डोबे-रायलेट। किसने दिया था? डोबे-रायलेट ने दिया था। इनका सिद्धांत क्या था? इनके अनुसार तीन तत्वों को उनके परमाणु भार के आरोही क्रम में रखने पर डोबे-रायलेट ने क्या नियम दिया? इन्होंने कहा यदि आवर्त सारणी में यदि हम आवर्त सारणी में किसी भी तीन तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में रख रहे हैं, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे, तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार जो होगा वह पहले और तीसरे तत्व क्या होगा? औसत भार के बराबर होगा। एक किसने कहा? डोबे-रायलेट ने कहा। क्या कहा? तीन तत्वों को उनके परमाणु भार के आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु भार दोनों तत्व मतलब कौन? पहला और तीसरा परमाणु भार क्या होता है? औसत होता है। जैसे हम लोग जानते हैं लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है, ठीक। और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 39 होता है। तो औसत होता क्या है? औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या। इसको जोड़ेंगे आ जाएगा 46। इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा कितना? 23। तो जो 23 आया है सोडियम का परमाणु भार होता है। तो यही डोबे-रायलेट ने कहा कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार या औसत भार पहले और तीसरे क्या होगा? औसत भार के बराबर होगा, ठीक। इसमें ऑब्जेक्टिव पूछाते हैं, प्रश्न में क्या पूछता है कि तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने दिया था? तो डोबे-रायलेट ने। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? डोबे-रायलेट ने किया था, ठीक। डोबे-रायलेट के नियम का आधार क्या था? परमाणु भार था। क्या था? परमाणु भार था। पूछा था कि डोबे-रायलेट ने जो नियम दिया था उनके नियम का आधार क्या था? परमाणु क्रमांक था कि परमाणु भार था? क्या था? परमाणु भार था। आगे तत्वों के बारे में अगला नियम किसने दिया? न्यूलैंड ने। क्या दिया? न्यूलैंड ने दिया। इनके नियम हम लोग कहते हैं अष्टक नियम कहते हैं। इन्होंने कहा यदि हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें या अरेंजमेंट करें, किसने कहा? न्यूलैंड ने। इन्होंने कहा यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से समानता प्रदर्शित करता है। ये किसने कहा? न्यूलैंड ने कहा। इसने कहा यदि आवर्त सारणी में हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखें तो 8वें तत्व का जो गुणधर्म होगा वह पहले तत्व के गुणधर्म से 8वें तत्व का जो गुणधर्म होगा वह पहले तत्व के गुणधर्म से समानता बताएगा। जैसे हम लोग जानते हैं पहले वर्ग का ये दूसरा वर्ग तत्व है। दूसरे वर्ग तत्व कौन सा है? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवां कौन देगा? सोडियम। तो जो सोडियम का गुणधर्म होगा वही लिथियम का भी गुणधर्म होगा, क्योंकि हम जानते हैं ये सभी तत्व एक वर्ग में आएंगे। क्या आएंगे? एक वर्ग में आएंगे। तो एक ही वर्ग के तत्वों का गुणधर्म क्या होता है? सेम होता है। एक वर्ग में क्या आएंगे? हाइड्रोजन आएगा, लिथियम आएगा, सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा, रुबिडियम आएगा, फ्रेंसियम आएगा, ठीक। इन सभी तत्वों गुणधर्म क्या होगा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि इन सभी तत्वों के बाहरी कोश कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो जो लिथियम गुणधर्म होगा वह किसका होगा? सोडियम का। और जो बेरिलियम गुणधर्म होगा वह किसका होगा? मैग्नीशियम। क्यों? ये 8वें तत्व के बाद आ रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो बेरिलियम गुणधर्म होगा किसका होगा? मैग्नीशियम का होगा। तो यही किसने कहा? न्यूलैंड ने कहा यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, अरेंजमेंट किया जाए, तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से समानता प्रदर्शित करता है। ये था न्यूलैंड का अष्टक नियम। जैसे हम लोग जानते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, हिंदी के बाद क्या शुरू होगा? फिर पुनः सा आ जाएगा। उसी प्रकार से अगला इनका जो नियम था, न्यूलैंड का जो नियम था वह कैल्शियम के बाद फेल कर गया। अर्थात कैल्शियम 20 तक
आवर्त सारणी में इनका नियम 20 तक ही फॉलो किया, उसके बाद इनका नियम क्या कर गया, फेल कर गया, इनके नियम को छोड़ दिया गया। फिर कौन है, मेंडलीव साहब आते हैं। तो मेंडलीव जब आए तो आवर्त सारणी में तत्वों के बारे में तत्व खोज करने में एक बहुत बड़ा क्रांति हुआ। ठीक, तो मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी, 2 आवर्त सारणी बनाई। एक आवर्त सारणी बनाई, उनका मूलाधार क्या था, उस आवर्त सारणी को हम लोग कहते हैं मूल आवर्त सारणी। इसका नियम क्या था, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, उनके परमाणु भार क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते, क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब क्या था, यदि हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखेंगे, सजाएंगे, तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले तत्वों क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। परमाणु भार क्रम में, परमाणु भार के क्रम में रखेंगे तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, आवृत्ति होती है। ये मेंडलीव ने कहा। लेकिन बाद में जब साइंटिस्टों ने इनके नियमों का अध्ययन करना शुरू किया, इनके नियम में बहुत सारी गलतियां मिली। गलतियां क्या मिली, इन्होंने जब तत्व का वर्गीकरण कर रहे थे तो हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं किए थे। हाइड्रोजन को इन्होंने पहले वर्ग में भी और लास्ट वर्ग में भी रख दिया था, और इनके समय में जो तत्व मालूम नहीं थे उसके लिए खाली स्थान छोड़ दिए थे। बहुत सारी गलतियां थी। और अक्रिय गैसों के लिए कोई निश्चित स्थान फिक्स नहीं किए थे। कौन नहीं किए थे, मेंडलीव साहब। और समस्थानिकों और संभारकों के लिए भी इन्होंने कोई एक निश्चित स्थान फिक्स नहीं किया था। किसने नहीं किया था, मेंडलीव ने नहीं किया था। इन सभी कारणों से इनका जो नियम था क्या हो गया, खराब हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, अपने नियम में कुछ संशोधन किए। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं, कौन, मोजले साहब। मोजले साहब जब आते हैं, इनके नियम में संशोधन करके एक नया नियम देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। ठीक, कुछ प्रश्न देखते हैं। मेंडलीव के समय ज्ञात तत्व संख्या कितनी थी, 63 थी। जब मेंडलीव आवर्त सारणी का निर्माण कर रहे थे उस समय केवल और केवल 63 तत्व के बारे में ही जानकारी थी। आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने किया था, मेंडलीव ने। किसने किया था, मेंडलीव ने किया था। मेंडलीव ने ही किया था। तो आवर्त सारणी का सबसे पहले निर्माण किसने किया था, मेंडलीव ने किया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम। तो मेंडलीव की जो नियम था, मूल आवर्त नियम था, उसमें कुछ संशोधन करके मोजले साहब ने सन 1913 ईस्वी में एक नियम दिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। नियम क्या था, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के, मेंडलीव ने क्या कहा था, परमाणु भारों के, मोजले ने क्या कहा, परमाणु क्रमांकों के। परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब क्या है, यदि हम तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में अरेंजमेंट करेंगे, रखेंगे, सजाएंगे, तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले तत्व क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। और जब मोजले ने एक नियम दिया तो तत्वों की खोज करने में क्या हो गया, विज्ञान में बहुत बड़ी क्रांति आ गई। इससे क्या होता है, 1913 में जब ये नियम मोजले ने दिया तो जब मेंडलीव ने 63 तत्व थे, उससे क्या होता है, जैसे नियम खोज होता है बहुत सारे तत्व खोजे जाने लगे। और एक कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय बाद पूरा आवर्त सारणी क्या होती, फुल हो जाती है, 118 तत्वों से भर जाती है। ठीक, फिर हम लोग पढ़ेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी। ठीक, तो जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है वह आधुनिक आवर्त सारणी है। इसका नियम क्या था, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्या होता है, आवर्ती फलन होता है। हम लोग जानते हैं कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को 4 ब्लॉकों, 4 कक्षकों में रखा गया है। कौन कौन, यस, पी, डी व एल। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को 4 ब्लॉक में रखा गया है। और जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है, दीर्घाकार आवर्त सारणी में चाहे हम कहें, चाहे कहें आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल है 18 वर्ग, 18 स्तंभ है, 18 पिलर है। क्या पिलर उसे कहते हैं, कॉलम कहते हैं उसे, चाहे कहूँ वर्ग
चाहे कहूँ स्तंभ, चाहे कहूँ पिलर, ठीक, कितने हैं उसमें 18 वर्ग हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी में या दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। आवर्त क्या होता है? 36 पंक्तियां हैं, रो है रो, ठीक, 7 आवर्त है उसमें। तो 18 वर्ग और 7 आवर्त किसमें है? दीर्घाकार आवर्त सारणी में या आधुनिक आवर्त सारणी में। अगला क्या है? इस आवर्त सारणी में 118 तत्व रखे गए हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। आगे हम लोग पढ़े कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे पूछता कि आवर्त सारणी में ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है? किसकी? फ्लोरीन की। किसकी? फ्लोरीन की। तो आवर्त सारणी में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, अर्थात फ्लोरीन आवर्त सारणी में तत्वों को अपनी तरफ बहुत तेज से अट्रैक्ट करता, खींचता है। अगला क्या है? सर्वाधिक आयनन विभव किसका है? किसका? हीलियम का। किसका? हीलियम का। आगे आवर्त सारणी में न्यूनतम आयनन विभव किसका है? सीजियम का। किसका? सीजियस का। सीजियम किसका? सीजियम का। आगे सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका है? क्लोरीन का। तो आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व का है? क्लोरीन का है। आगे आवर्त सारणी में सर्वाधिक उच्चतम घनत्व, हाई डेंसिटी किसका है? ओस्मियम का। किसका है? ओस्मियम का। आवर्त सारणी में सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है? ओस्मियम ही। कौन सा है? ओस्मियम ही है। आगे धातुओं में सर्वाधिक गलनांक किसका है? आवर्त सारणी में पूछा गया पुलिस पेपर में, आवर्त सारणी में ऐसा कौन सा धातु है जिसका गलनांक सबसे अधिक होता है? टंगस्टन का। ठीक, इसका गलनांक कितना होता है? 3600 डिग्री सेल्सियस। पूछा गया पुलिस पेपर में। ठीक, आगे अधातुओं में सर्वाधिक गलनांक किसका होता है? हीरा का। किसका? कार्बन। कार्बन के 3 प्ररूप होते हैं, ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन। ठीक, तो हीरा क्या होता है? इसका सर्वाधिक गलनांक होता है। आगे आवर्त सारणी में सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है? हीलियम। कौन सी है? हीलियम। तो हम लोग अक्रिय गैस को बहुत सारे नाम जानते हैं। अक्रिय गैस कहते हैं, नोबेल गैस कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं। ठीक, सब किसका नाम है? अक्रिय गैसों का नाम है, क्योंकि इनका कक्षा क्या होता है? पूर्ण रूपेण भरा होता है। ठीक, इसीलिए क्या होते हैं? ये ना तो किसी से क्रिया करते हैं, न तो किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं, न तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, क्योंकि इनका बाहरी कक्षक कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके? अक्रिय गैस होते हैं। ठीक, जो अक्रियाशील गैस होते हैं, क्या होते हैं? अक्रियाशील गैस होते हैं। पूछा जाता है कि भूकंप आने के समय, जब भूकंप आता है उस समय वायुमंडल में कौन सी गैस फैल जाती है? तो रेडान गैस। कौन सी है? रेडान गैस, वो अक्रिय गैस ही है। आगे सबसे क्रियाशील अधातु कौन सी होती है? फ्लोरीन। सबसे क्रियाशील अधातु कौन सी होती है? फ्लोरीन। आगे पूरे आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु कौन सा है? लिथियम। कौन सा है? लिथियम। पहले वर्ग में स्थित है लिथियम। ठीक, आगे हम लोग पढ़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो वर्तमान समय में आवर्त सारणी में कुल ज्ञात तत्व संख्या कितनी है? 118, जिसमें से 98 तत्व पाए जाते हैं प्रकृति में, नेचर में, प्रकृति में। ठीक, आगे कृत्रिम कितने बनाए गए मानव द्वारा? 20 तत्व मानव द्वारा बनाए गए हैं आर्टिफिशियल रूप से, और 98 तत्व प्रकृति में हमको आसानी से उपलब्ध हो गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। उस 118 तत्व में हमको 98 तत्व प्रकृति से ही मिल गया आसानी से, और 20 तत्व मानव द्वारा कृत्रिम विधि से बनाया गया है। अब इस 118 तत्व में 91 है धातुएं, मेटल, और 20 है अधातुएं, नॉन मेटल, और 7 है उपधातुएं, मेटलॉइड। इस 118 तत्व में 91 धातु, 20 अधातु और 7 उपधातु है। आगे पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन। ठीक, तथा पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम, जिसका उपयोग हम लोग तार के रूप में करते हैं, तार का वायरिंग के रूप में करते हैं।
तो एल्यूमिनियम पृथ्वी के गर्भ में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम ही है। ठीक, अगला, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन और सबसे हल्की धातु लिथियम। तो आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन तथा सबसे भारी तत्व ओस्मियम है। ओस्मियम, OS क्या है? ओस्मियम। आगे पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा गया है कि आवर्त सारणी में देखो, हम लोग जानते हैं जो धातुएं होती हैं वह ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन पूरे आवर्त सारणी में एक धातु ऐसी है जो कभी भी ठोस नहीं होती, किसमें आती है? द्रव अवस्था में। उसका नाम क्या है? पारा, मरकरी, Hg। क्या? Hg। धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन जो मरकरी होती है, जो पारा होती है, वह द्रव अवस्था में पाई जाती है और पाई कहा जाती है। जब हम लोग डॉक्टरी में जाते हैं, जो डॉक्टर लोग जो क्या रखे होते हैं, अपने पास मशीन रखे होते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर, जिससे प्रेशर मापते हैं, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर वाली मशीनिया में, स्फिग्मोमैनोमीटर में क्या भरा होता है? उसमें मरकरी भरा होता है। क्या भरा होता है? मरकरी भरा होता है। ठीक, आगे, अधातुएं तीनों अवस्था में पाई जाती है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक, तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम है पारा, और कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने धातु का नाम क्या है? ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। आगे, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, कंडक्टर कौन है? चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सा है? चांदी। पूछा गया पेपर में। और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक अधातु कौन है? ग्रेफाइट। धातुओं में धारक प्रवाह नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। जिस पदार्थ में, जिस तत्व में जितने ज्यादा ही फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा रहते हैं, उसमें धारक प्रवाह इतनी आसानी से होता है। तो चांदी में फ्री इलेक्ट्रॉन संख्या ज्यादा होती है, इसीलिए यह विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। उसी प्रकार से ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? पेंसिल में। कहाँ पाया जाता है? पेंसिल में। जो काला पदार्थ होता है वो क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। ठीक, तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सा है? चांदी। चांदी बाद क्या होता है? तांबा। कौन होता है? तांबा। तो हम लोग तांबा यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? तांबा यूज करते हैं। और सबसे अच्छा अधातु कौन सा है? ग्रेफाइट। आगे, सर्वाधिक आघातवर्धनीयता या तन्यता वाला धातु कौन सा है? सोना है। सोना पूरे आवर्त सारणी में पाया जाने वाला ऐसा तत्व है जिसकी आघातवर्धनीयता, मिलेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। मिलेबिलिटी क्या होता है? तत्वों का, धातुओं का ऐसा गुण जिसको पीट पीट करके पतले चादर रूप में परिवर्तित किया जाए, उसे हम कहते हैं मिलेबिलिटी। और सोना एक ऐसी धातु है जिसको पीट पीट करके 0.0001301 तक पतला किया जा सकता है। एक mm का कितना? एक mm का 10,000वां भाग तक इतना हम चांदी को पीट करके पतला, इसको सोना को पीट करके पतला कर सकते हैं। ये आघातवर्धनीयता होती है। और तन्यता क्या होती है? टेंसाइल, किसी धातु को खींच करके लंबे तार में परिवर्तित करना ही तन्यता कहलाता है। तो सोना एक ऐसी धातु है, अगर हम इसका 1 ग्राम ले लेंगे, 1 ग्राम सोने को 2.5 से 3 किलोमीटर, 2.5 से 3 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से 2.5 से 3 किलोमीटर, ये होता है इसका टेंसाइल। आगे, हड्डियों और दांतों का निर्माण करता तो कौन सा है? कैल्शियम। डॉक्टर लोग कहते हैं अपनी हड्डी मजबूत करिए, क्या हम लोग देते हैं? गोली देते हैं। किसका गोली देते हैं? कैल्शियम का। जब दादाजी 60 वर्ष के हुआ तो उनको कौन गोली खिलाया जाता है? दादाजी कैल्शियम गोली खिलाए, मोटे हो जाएंगे, हड्डी मजबूत हो जाएगी। ठीक, आगे, आवर्त सारणी में सबसे अधिक समस्थानिक तत्व कौन सा है? पैलेडियम। कौन सा है? पैलेडियम। एक होता है समस्थानिक,
एक होता है समस्थानिक, एक होता है समभारिक। तो समभारिक क्या होता है? यदि भिन्न भिन्न तत्वों के, ठीक, यदि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार समान हो परंतु उनके परमाणु क्रमांक क्या हो, अलग अलग हो, उसको हम लोग कहते हैं समभारिक। जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम। तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, हो गया 19, हो गया 20। सभी का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 40। कितना होता है? 40। तो भिन्न भिन्न तत्वों के यदि परमाणु द्रव्यमान सेम हो परंतु परमाणु क्रमांक क्या हो, अलग अलग हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समभारिक। और समस्थानिक क्या होता है? एक ही तत्व के जब परमाणु क्रमांक सेम हो परंतु परमाणु भार क्या हो, अलग अलग हो, उसे हम लोग कहते हैं समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन? 1H1, 1H2, 1H3। इसको कहते हैं कौन? ट्राइटियम, क्या? पोट्रियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ये क्या है? पोट्रियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो इस हाइड्रोजन कौन ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है भारी जल बनाने के लिए, भारी जल बनाने के लिए। और नाभिकीय रिएक्टर में भी हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। सूर्य में इतनी अपार ऊर्जा होने का मेन स्रोत क्या है? नाभिक में उसके क्या है? हाइड्रोजन है। वहां पर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। ठीक, आगे गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। क्यों? हाइड्रोजन गैस का जो डेंसिटी होता है, जो घनत्व होता है, वह हवा से हल्का होता है। इसीलिए हम लोग गुब्बारे में क्या भरते हैं? जब हाइड्रोजन गैस भर देते हैं तो हवा मुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी क्या होता है? हवा से वायु क्या होता है? कम होता है। इसीलिए बादल हवा में क्यों तैरते हैं? क्योंकि बादल का जो डेंसिटी होता है वह हवा से क्या होता है? कम होता है। इसीलिए बादल क्या होता है?